जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Very, very warm welcome in your last lecture of FA1, which is your payroll chapter number 16 in my video lecture. And that will be in your book. जो भी उस वक़्त आपके पास एग्ज़ाम बुक अवेलेबल होगी, लेट्स से कैप्लन की, तो उसका पेज नंबर पेज नंबर तो गड़बड़ हो रही है। इतनी शदीद सर्दी है ना जिस वक़्त मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ बच्चों, कि हशर और नशर हो गया। एनी हाउ, आपका कैप्लन का ना स्टडी टेक्स्ट का आपका चैप्टर नंबर बनता है। मैं डेलिबरेटली इसको लास्ट पे इसलिए करवाती हूँ, यहाँ पे तो 6 है। मैं हमेशा जब फिज़िकली क्लास भी पढ़ाती हूँ ना, तो आई ऑलवेज़ प्रेफ़र कि मैं ये सबसे एंड पे करवाऊँ। उसकी वजह ये है कि तब तक आप लोग ये चैप्टर MA1, जब आप MA1 पढ़ रहे होंगे, तो ये आप चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सारी उसकी थ्योरी भी वही है, उसके कैलकुलेशंस भी वही हैं, हर चीज़ वैसी ही होती है। तो चूँकि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना होता है कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, इसकी एंट्रीज़ कैसे करनी है, इसके लेजेस कैसे करने हैं, इसलिए मैं इसको एंड पे ही पढ़ाती हूँ। तो आपका स्टडी टेक्स्ट कैप्लन की बुक से ये चैप्टर नंबर 6, मेरे लेक्चर में चैप्टर नंबर 16 लास्ट चैप्टर है। और बेटा जी आपके स्टडी हब पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन इट इज़ आई गेस चैप्टर नंबर 7 है। लेट मी जस्ट ओपन फॉर यू। वहाँ पे ये चैप्टर नंबर 7 है। जी बेटा जी, दिस इज स्टडी हब। आप लोगों का स्टडी हब डिफरेंट उसका जो शुरू की फी होती है, स्टार्टिंग पॉइंट वो डिफरेंट होता है। हम टीचर्स का ज़रा डिफरेंट होता है, लेकिन अंदर जाके सेम सेम चीज़ें होती हैं सारी की सारी। जी, स्टडी हब पे आपका चैप्टर नंबर 7 है। या आई थिंक सो, आई एम नॉट रॉन्ग। चलो जी, इट्स लोडिंग। या हियर इट इज़। तो बेटा जी दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 7, राइट? तो ये हैं आपके चैप्टर्स। आइए जी हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। लेट्स स्टार्ट योर स्लाइड शो। क्या होता है भई? क्या होता है पेरोल? पेरोल यूके में मैंने आपको बताया था कि जब आपने अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने वर्कर्स को सैलरीज़ और वेजेस देने होते हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग पेरोल सिस्टम बोलते हैं यूके के अंदर। तो इस लेक्चर में हम क्या-क्या कवर करेंगे जी? हम चेक करेंगे कि प्रोसेसिंग पेरोल किस तरह से होगी, कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ग्रॉस पे की कैलकुलेशंस कैसे होंगी, ग्रॉस पे की कैलकुलेशन बेसिक पे, आवर पे, पीस वर्क पे, ओवरटाइम में हमारे पास बोनस है और कमीशन है। किस तरह से ये देखिए ना, अब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ यार, ये MA1 में बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा है। तो कौन-कौन सा हमारा कैलकुलेशन का मेथड जो है वो कैलकुलेशन का मेथड जो है इन्वॉल्व है। फिर ग्रॉस पे क्या होती है, नेट पे क्या है, डिडक्शंस कौन तरह की होती हैं, स्टैट्यूटरी इनकम टैक्स और सोशल सिक्योरिटी जो कि कंपल्सरी डिडक्शंस हैं, जिसको हम गवर्नमेंट डिडक्शंस भी बोलते हैं। और नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन होती है कि आपकी मर्ज़ी है कि आपने उसमें डिडक्शंस करवाना चाहते हैं तो करवा लें, नहीं करवाना चाहते तो ना करवाएँ। जिसमें जैसे कि पेंशन कंट्रीब्यूशन है, आपका ओल्ड एज बेनिफिट्स वगैरह, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और एट द एंड हम ये देखेंगे कि हम ये जो पे रोल वगैरह कैलकुलेशंस कर रहे हैं बेटा जी, इसको हमने काउंटिंग कैसे करनी है, एंट्रीज़ क्या करनी है, लेजर कैसे बनानी है, ठीक है? अदर कंसिडरेशन में हम देखेंगे कि चूँकि पेरोल में हाइली सेंसिटिव डाटा होता है फॉर एम्प्लॉइज़, तो उनकी सिक्योरिटी का ख़्याल कैसे करना है, ऑथराइज़ेशन कैसे करनी है, कौन-कौन उस डाटा को लोगों के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स होती हैं, उनकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, उनकी सैलरी क्या है, उनको कितने बोनसेस मिल रहे हैं, इन सब चीज़ों की डिटेल्स होती है और ये बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, सीक्रेसी का ध्यान रखना चाहिए। एक एम्प्लॉयी की सैलरी दूसरे एम्प्लॉयी से डिस्कस नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस एंड नेट पे। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल अमाउंट अर्न्ड। क्या होता है जी? टोटल अमाउंट अर्न्ड इन अ वीक और मंथ जो भी है एक एम्प्लॉयी की, इज़ कॉल्ड ग्रॉस पे। इसमें से कोई डिडक्शन अभी तक नहीं होती। ये क्या है जी?
No deductions so far. No deductions सो फार कोई कटा नहीं होता, कोई इनकम टैक्स नहीं कटा होता, कोई आपकी अल्लाह भला करे नेशनल सिक्योरिटी नहीं कटी होती, सोशल सिक्योरिटी नहीं कटी होती, कुछ भी नहीं कटा होता। तो उसको आप क्या कहेंगे? ग्रॉस पे। दिस इज़ नॉट द अमाउंट, ये वो अमाउंट नहीं है जो कि एम्प्लॉयी रिसीव करता है, ठीक है? सपोज़ अगर मेरी तनख़्वाह 1 लाख है और उसके ऊपर मेरा 20,000 टैक्स कटता है, तो मेरी ग्रॉस पे कितनी हो जाएगी? 1 लाख। और अगर मैं उसके ऊपर 20,000 का टैक्स दे देती हूँ, तो फिर बाकी मुझे क्या मिलेगा? नेट पे मुझे कितनी मिलेगी? 80,000। 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 विल बी माय नेट पे। तो ग्रॉस पे का मतलब क्या है कि ये वो सैलरी है जिसमें से भी कोई डिडक्शन नहीं हुई है, चाहे वो स्टैट्यूटरी डिडक्शन हो, गवर्नमेंट की डिडक्शन हो, जो कंपल्सरी डिडक्शन है वो तो होनी ही होनी है, या नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हो। कुछ भी हमने काटा-कूटा नहीं है, सिर्फ ये टोटल पे है, ग्रॉस पे है जो कि एम्प्लॉयर को पे करनी होती है, किसको? एम्प्लॉयी को। अच्छा, अब वो एम्प्लॉयी को कितनी पे करेगा? जितनी भी डिडक्शंस करनी है, चाहे कोई इनकम टैक्स की डिडक्शन करनी है, चाहे कोई सोशल सिक्योरिटी की डिडक्शंस करनी है, कोई पेंशन कंट्रीब्यूशन है, कुछ भी है, तो वो जब काट-पीट लेंगे आप, तो जो काट-पीट के निमाणी सी छोटी-सी सैलरी बचेगी, वो आप लोगों को दे देंगे, उसको हम क्या कहेंगे? नेट पे। अब डिडक्शंस हमारे पास 2 तरह की हैं। नंबर 1 स्टैट्यूटरी डिडक्शन इनकम टैक्स। ये जो मोहब्बत की छुरी है ना, जो गवर्नमेंट चलाती है गरीब लोगों के ऊपर, पाकिस्तान में तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चलती है। कट-कटा के, लेकिन ऐसा ना समझिए, यूके में भी बहुत अच्छी खासी कटती है। ऑलमोस्ट 50% आप अपनी सैलरी का टैक्स में पे कर रहे होते हैं। एंड सोशल सिक्योरिटी, यूके के अंदर आपको एक सोशल सिक्योरिटी भी आपकी डिडक्शन होती है, जिसके बदले में गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है। आपके बच्चों की एजुकेशन होगी, पार्क्स हो गए, लाइब्रेरीज़ हो गई, स्कूल्स हो गई, गवर्नमेंट की बसेस हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इफ यू आर अ सोशल सिक्योरिटी पेयर एंड द इनकम टैक्स पेयर। अच्छा, इसके अलावा नॉन स्टैट्यूटरी वॉलंटरी डिडक्शंस क्या है? पेंशन कंट्रीब्यूशन। जब आप बूढ़े हो जाएँगे, आपकी हड्डियाँ जवाब दे जाएँगी, जिससे तुसी बुड्ढे-बाड्ढे होके घर बैठ जाओगे, तो फिर उस वक़्त तुहानू पेंशन मिलेगी। मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको जो जो पैसे मिलने हैं, उसको पेंशन कंट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। अच्छा, पेंशन कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है आपको, वो और एम्प्लॉयी जिसको जॉब मिली होती है, दोनों अपना-अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। सपोज़ अगर एम्प्लॉयर ₹100 कंट्रीब्यूशन करता है, तो पॉलिसी है कि उतना ही एम्प्लॉयी करेगा, या हो सकता है एम्प्लॉयी उससे कम कंट्रीब्यूशन कर रहा हो। तो ये दोनों पैसे मिला के ऑर्गनाइज़ेशन जो है इसको कहीं इन्वेस्ट कर देगी, और फिर जब आप बूढ़े हो जाएँगे, आप रिटायरमेंट के ऊपर पहुँच जाएँगे, तो फिर उस वक़्त आपको जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, वहाँ से फिर पैसा लेके आपको वो पे कर रही होगी, ठीक है? ये बात समझ आ गई? ये 2 तरह की आपकी डिडक्शंस होती हैं। ओके जी, प्रोसेस मतलब तरीकाकार क्या है, वारदात क्या है? हाँ जी, तरीका वारदात ये है कि आपने हर एम्प्लॉयी की जो पेरोल है, जो सैलरी है, जो उसको पे करना है आपने, वो आप उसको प्रोसेस करते हैं, आप उसको कैलकुलेट करते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि जी कैलकुलेट की जाती है ग्रॉस वेज या सैलरी। वेज और सैलरी में फ़र्क क्या है? मैं अभी आगे जाके आपको बता देती हूँ। फॉर द पीरियड हो सकता है 1 महीने की हो सकता है, 1 हफ्ते की हो सकता है, 10 दिन की हो सकता है, 15 दिन की हो, जो भी होगा उसको हम एक पीरियड से डिफाइन कर रहे हैं। नंबर 2 आपके पास प्रोसेस में क्या स्टेप आता है जी, आपने कितना पे इनकम टैक्स पे काटना है अपने एम्प्लॉइज़ से, वो आप कैलकुलेट कर देते हो। कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेएबल आउट ऑफ दीज़ अर्निंग्स, राइट? हर एक एम्प्लॉयी का ज़ाहिर है इनकम टैक्स डिफरेंट होगा, सेम नहीं होता। नंबर 3 पे आप करेंगे जी कैलकुलेट द एम्प्लॉयी स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशंस दैट आर डिडक्टिबल। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शन। स्टेट बेनिफिट का मतलब जो गवर्नमेंट के जो आपके बेनिफिट्स हैं वो आपको उस वक़्त मिलेंगे जब आपकी तनख़्वाह से ये बेनिफिट कटा होगा। अगेन ये एम्प्लॉयी भी कटवाता है स्टेट बेनिफिट अपनी सैलरी से, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, राइट? ये एम्प्लॉयर की तरफ से भी मिलता है और एम्प्लॉयी की सैलरी से भी कटता है। दोनों तरफ से डिडक्शन होके तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अच्छा, नंबर 4 पे आप प्रोसेस को आगे फर्दर बढ़ाएँगे इस तरीके वारदात को, तो आप देखेंगे कि जी स्टैट्यूटरी डिडक्शंस कौन-कौन सी आएँ जी, हम उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर एक पे स्लिप, क्या होती है पे स्लिप? जिसके ऊपर आपको महीने के बाद
आपको कितनी सैलरी मिलनी है, उसमें से आपका इनकम टैक्स कितना कटा, उसमें से पेंशन कितनी कटी, ये सारा कुछ काट-पीट के आपको एंड पे लो जी 50,000 रुपए मिलने हैं। इस सारी और इसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें होंगी, डेट होगी, आपका इंश्योरेंस नंबर होगा, आपकी कंपनी का नाम होगा, सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊँगी भी। एक स्टडी हब में भी एक बड़ी अच्छी पे स्लिप की फ़ोटो पड़ी हुई है, वही मैंने यहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगी। तो बेटा जी पे स्लिप क्या है? दिस इज़ अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। पे स्लिप एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आप तमाम अपने एम्प्लॉइज़ की हर एम्प्लॉयी की पे स्लिप अलग होती है। क्योंकि हर एक की सैलरी अलग है, हर एक ने काम अलग अपने टाइमिंग्स के मुताबिक किया है। तो उसी तरह से आप बना-बनू के हर महीने वो पे स्लिप जो है अपने एम्प्लॉइज़ को दे दोगे जिसमें सारी चीज़ें ग्रॉस पे क्या है, डिडक्शंस कितनी है और नेट पे कितनी मिलेगी। मेक द पेमेंट ऑफ नेट पे टू द एम्प्लॉयी। बात समझ आ गई? नंबर 5 पे बेटा जी हमारे पास कौन-सा स्टेप आ जाएगा? हम कैलकुलेट करेंगे कि एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन पेएबल टू द टैक्स अथॉरिटी। ये दोनों जो आपका इनकम टैक्स है ना और स्टेट बेनिफिट होता है, ये दोनों के दोनों आपके टैक्स अथॉरिटीज़ को ही जाते हैं ये बेनिफिट्स। टैक्स अथॉरिटी क्या है जी? गवर्नमेंट की। एचएमआरसी है यूके में, हायर मैजेस्टी रेवेन्यू अथॉरिटी, और पाकिस्तान में जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो हमारे सारे टैक्सेस वगैरह के मामला देख रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी फर्दर आगे इस गाड़ी को बढ़ाते हैं और नंबर 6 पे पहुँचते हैं। फॉर ऑल एम्प्लॉइज़ कलेक्टिवली, द एम्प्लॉयर मस्ट मेक द पेमेंट्स ऑफ ऑल डिडक्शंस फ्रॉम पे प्लस द एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कंट्रीब्यूशन टू द एप्रोप्रिएट बिज़नेसेस। देखिए ना मैंने आपसे कहा, अब वो ये जो पैसे हमारी सैलरियों से काट रहा है, जो कि उसने पेंशन कंट्रीब्यूशन वगैरह देना है, वो तिजोरी में तो नहीं रखेगा ना, सेफ के अंदर थोड़ी रखेगा। सेफ में पैसों ने बच्चे थोड़ी देने हैं। आज आप एक बंदे का 100 रुपया काट रहे हैं और आपने उसको 10 साल बाद 1000 देना, तो कैसे दोगे? वो उसी वक़्त पॉसिबल है जब आप उसको किसी एप्रोप्रिएट बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दोगे और फिर वो उससे फर्दर पैसे आपको कमाता जाएगा और आपको पे करता जाएगा। ठीक हो गया? इनकम टैक्स और वो सारी चीज़ें किधर जाएँगी? टैक्स अथॉरिटीज़ वालों को जाएँगी। उसके अलावा जो आपकी डिडक्शंस हैं, वो आप डिफरेंट फंड्स में एक्सटर्नल ऑर्गनाइज़ेशन में इन्वेस्ट कर देंगे। वो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर को लेके फर्दर बिज़नेसेस करेंगे और आपको पैसा कमा के देंगे। और एट द एंड फाइनली जो हम अकाउंटेंट्स करते हैं, रिकॉर्ड द पेरोल कॉस्ट इन द अकाउंटिंग सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना टोटल खर्चा पड़ा, असल सवाल ये है हमारा कि हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल an employee earns a salary of 2000 a month. A total of 450 is deducted from the employee of for the tax. $450 कट रहे हैं तो उसको कितने मिलेंगे बेटा? 2000 मनफी 450 मासूम को 1550 रुपए उसको नेट पे मिल जाएगी। ठीक है, नेट पे क्या होती है? टेक होम पे। नेट पे क्या होती है? टेक होम पे। घर क्या लेके जा रहे हैं आप? वो लहदा बात है रास्ते में आप कैश इधर-उधर गिरा-गुरू जाएँ, खा पी जाएँ, किसी को तोहफ़ा-शोफ़ा दे दें। लेकिन दिस इज़ योर नेट सैलरी बेसिकली आफ्टर डिडक्शन ऑफ योर ऑल डिडक्शंस। ले जी, पहले पेरोल के कुछ टर्म्स मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। देयर आर की टर्म्स। क्या हैं जी? की टर्म्स। कौन-कौन सी हैं पेरोल में? सबसे पहले पेरोल इन इटसेल्फ होता क्या है? पेरोल सैलरी को नहीं कहते। Payroll is the record a business keeps of employees' work remuneration, जिसमें wages, salaries, bonuses and other expenses। देखो other expenses में कभी-कभी होता है ना, हाउस रेंट अलाउंस भी आपको मिल रहा होता है, आपको मील के अलाउंसेस मिल रहे होते हैं, आपको कमीशन मिल रहा होता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है सॉरी मील और रेज़िडेंस के अलाउंसेस नहीं, ये सारी चीज़ें जो जैसे कमीशन है, जो आपकी सैलरी का जो कि आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, वो सारे का सारा आपका पेरोल है। एम्प्लॉयी क्या है? एम्प्लॉयी वो बंदा है गरीब बेचारा जो आपकी नौकरी करता है, ठीक है? और वेजेस क्या है? जो दिहाड़ीदार बंदा है, जिसको आप पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करेंगे या पर घंटों के हिसाब से पेमेंट करेंगे। भाई तू 3 ਪੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-200 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ 12 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ। This is called your wages। व्हाट इज सैलरी? सैलरीज होती है फिक्स पेमेंट्स होती हैं टू ऑल एम्प्लॉइज फॉर द पीरियड। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ऑफिस ਵਿੱਚ बैठ के मक्खियां मारते रहो, यूट्यूब देखते रहो, कैंडी क्रश खेलते रहो और क्या-क्या खेलते हो तुम लोग? व्हाट्सएप देखते रहो, आजकल इंस्टा ने दिमाग खाया हुआ है, इंस्टा देखते रहो, टिकटॉक बनाते रहो। आपको पूरे महीने की सैलरी मिल जाएगी।
किसी ने आपको ऑब्ज़र्व नहीं करना कि आपने कितनी क्या कहते हैं हाँ, वैसे अपने इसके कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं ऐसे एनी भी अन्नी नहीं पई हुई मार्केट इच मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइज़र्स होते हैं, वो सब देखते हैं कि आप कितना काम करते हैं। बहरहाल, ये वेजेस की तरह नहीं होता कि तुसी इन्नियाँ पैंटां बनाओगे ते तुहानू इन्ने पैसे दे देंगे। सैलरीज़ है कि आपका 9 टू 5 आपका जॉब आवर है, आपने 7 टू 6 डेज़ आना है। आए और बैठे भावें मक्खियाँ मार के जाओ ते भावें काम करके जाओ। आपको पर मंथ एक फिक्स अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। पेरोल सिस्टम से क्या मुराद है? पेरोल सिस्टम इज़ बेसिकली सेट ऑफ प्रोसीजर्स अ बिज़नेस यूजेस इन डीलिंग विद ऑल पेरोल रिलेटेड मैटर्स। किसको कितनी सैलरी मिलनी है, कहाँ किसकी सैलरी कहाँ भेजनी है, लेजेस में कैसे पोस्ट करनी है और इन सारी चीज़ों में को जहाँ डील किया जाता है उसको हम पेरोल सिस्टम बोलते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय पेरोल फंक्शन? ज़ाहिर है ये सारा काम करने के लिए एक डिपार्टमेंट है, एक ऑफिस होगा। पाकिस्तान के अंदर तो हम एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सारी खिचड़ी पकाते हैं। क्या पकाते हैं? खिच खबरदार कोई उर्दू का अच्छा वाला बच्चा है तो उसको मेरी खिचड़ी सही समझ ना आए तो खिचड़ी पकाते हैं। मतलब अकाउंट्स वाला बंदे फाइनेंस भी जब सँभाल रहे होते हैं, फाइनेंस वाले पेरोल भी सँभाल रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। बट यूके के अंदर ज़ाहिर है जो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वहाँ अब पाकिस्तान में भी जो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है सबके सेपरेट-सेपरेट जो है वो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे वो ये फंक्शन खुशसलूबी से सरअंजाम देते हैं। अच्छा बेटा जी, बेसिक पे कैलकुलेशंस कैसे होती है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रॉस पे क्या-क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रॉस पे जो होता है ना, ये बेसिकली आपके एम्प्लॉयर की कॉस्ट भी है। एम्प्लॉयर की कॉस्ट भी है, मतलब एम्प्लॉयर का टोटल एक्सपेंस भी होता है। ये सीबी में एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन आता है और तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। बेसिक पे, वेजेस और सैलरीज़, अदर पे अगर ओवरटाइम, शिफ्ट पे, बोनसेस या कमीशन मिला है, तो वो सारी चीज़ें आपकी एलिमेंट्स ऑफ योर ग्रॉस पे आता है। अच्छा, बेसिक आवरली पेड कैसे किया जा सकता है? एम्प्लॉइज़ को घंटों के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। अब घंटे कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? एमए1 में आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्लॉक कार्ड्स हैं, स्मार्ट कार्ड्स हैं, टाइम शीट्स होती हैं, जॉब और रूट कार्ड होता है। जैसे आप स्वैप करके अंदर जाते हैं, आई रेटिना लगा के अंदर जाते हैं, कितने टाइम पे आप अंदर गए, फैक्ट्री में कितनी दफ़ा देर में बाद आप बाहर निकले, तो वो आवर्स जो है वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड में पर्टिकुलर जॉब के लिए रिकॉर्ड होते जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जो आपको पर आवर इश्यू किया जाता है फैक्ट्री की तरफ से, वो मल्टीप्लाई कर देते हो टोटल आवर्स के साथ, राइट? और इसी तरह से कैलकुलेट एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन पेएबल पेएबल टू द टैक्स अथॉरिटी। अच्छा, बेसिक पे जो सैलरी स्टाफ की होती है, वो बेटा हर महीने की फिक्स होती है और एनुअली उसको या सपोज़ आपको मैं कहती हूँ कि आपकी एनुअल सैलरी जो है दिस इज़ योर इतनी बड़ी नहीं, ये क्योंकि हम इसको पाउंड्स डॉलर्स में ले रहे हैं, तो 1,20,000 है। ये भी ख़ैर बहुत ज़्यादा है। 1,20,000 बटा 12 तो आपकी पर मंथ सैलरी क्या आ जाएगी बेटा जी? पर मंथ सैलरी 10,000 ठीक है? जी, 10,000 डॉलर। तो आपकी पर मंथ सैलरी $10,000 आ जाएगी, ठीक है? तो हर महीने आपको वो मिलती जाएगी सैलरी। आपने ध्यान से क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखना है कि आपको एनुअल सैलरी गिवन है या आपको पर मंथ सैलरी गिवन है। तो प्लीज़ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, एनुअल लिखा होता है और वो ध्यान नहीं देते और पूरी की पूरी सैलरी लगा के लोगों को दे देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास बेटा जी बेसिक पे है एम्प्लॉइज़ पेड बाय पीस वर्क, वही जो भी हमने का नंबर ऑफ यूनिट्स सपोज़ आप 90 यूनिट्स तैयार करते हैं और पर यूनिट जो है पर यूनिट हम आपको $2 पे करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लोगे, 2 9 18 $180 जो है आपको उसकी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है? और इसी तरह से कभी-कभी आपको होता है कि मिनिमम हम कहते हैं जी आपका ₹2 डॉलर जो है पर यूनिट है। आपकी मिनिमम सैलरी जो है हम कहते हैं $200 है, राइट? तो आप देखो अगर इस बंदे ने 90 यूनिट बनाए, लेकिन इसकी सैलरी बन रही है 180 तो फिर हम इसको 180 नहीं, हम इसको एक ₹200 देंगे जो कि गवर्नमेंट कह रही हूँ फैक्ट्री की तरफ से
गारंटीड मिनिमम वेज रेट आपका डिसाइड हुआ होगा, मैनेजमेंट ने आपके साथ डिसाइड किया होगा कि जी हम आपको ये जनाब पे दे देंगे, ठीक हो गया। ओवरटाइम, बोनसेस एंड कमीशन, जैसे ओवरटाइम का मतलब क्या होता है कि आप 9 से 5 तक आपकी शिफ्ट है और 9 से 5 तक आपका आवर मिलते हैं ₹3 के हिसाब से। हम कहते हैं यार आप 5 से ऊपर जितना भी घंटा काम करोगे तो बेसिक रेट क्या है ₹3, लेकिन हम कहते हैं अगर आप ऊपर काम करोगे तो हम आपके बेसिक बेसिक रेट और 50% उसका हम आपको देंगे। तो देखो 3 का 50% क्या बनता है? 1.5, तो 3 प्लस 1.5, 4.5 पर आवर के हिसाब से हम आपको ओवरटाइम पे करेंगे। सपोज़ अगर आपने 2 घंटे ओवरटाइम किया है, तो फिर आप 2 आवर्स अगर आपका ओवरटाइम है, तो आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये आपको टोटल सैलरी जो है वो मिल जाएगी। इज़ दिस क्लियर? बोनसेस का मतलब क्या है? बोनसेस कहते हैं यार जो 1 महीने में 500 यूनिट्स बना देगा, सपोज़ जो 500 यूनिट्स बना देगा पूरे महीने में, हम उसको ₹2000 एज़ अ बोनस देंगे या उसकी 50% सैलरी बोनस दे देंगे। आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, आपकी फैक्ट्री वालों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बोनस देना चाहते हैं, फिक्स अमाउंट में देना चाहते हैं, यूनिट्स के हिसाब से देना चाहते हैं। बस सिंपल ये है कि जो आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, अगर आप वो टारगेट्स अचीव कर लेते हैं, तो आपको बोनस मिल जाएगा। ओवरटाइम, एडिशनल अर्निंग्स रिलेटेड टू एन ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि कैसे आपको ओवरटाइम जो है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, सैलरी स्टाफ कुड आल्सो बी पेड ओवरटाइम। जो लोग ये तो हो गया ना, हम लोग बात कर रहे हैं आवरली बेसिस पे। जो लोग मंथली काम कर रहे होते हैं ना, मंथली पेमेंट के ऊपर, वो भी ओवरटाइम कर सकते हैं। देखो ना, जैसे बैंक में 9 से 5 का टाइम है, ऑडिट फर्म से 9 से 5 का टाइम है। अगर अगर आपकी कंपनी में क्या जी जो ज़्यादा देर बैठेगा, जितने आवर ज़्यादा बैठेगा, उसको उस हिसाब से ओवरटाइम पेमेंट मिल जाएगी। तो वो जो भी उनका तरीकाकार होगा वो आपको उस लिहाज से पे करना शुरू कर देंगे। एडिशनल अर्निंग्स रिलेटिंग टू एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इन एडिशनल टू नॉर्मल पे ऑफन यूज्ड फॉर सेल्स पर्सन, खास तौर पे जो है ना एडिशनल अर्निंग जो होती है वो दी जाती है। कुड हैव इंक्रीजिंगली रिवॉर्ड्स एज अ सेल्स इंक्रीज बेस्ड ऑन गुड सेल्स। ये दिस इज माय डियर overtime bonus, and this is basically यहाँ पे this is not overtime, this is commission basically. Okay, तो ये गलती से overtime ही लग गया, कमीशन है ये। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई ये तू 10 डब्बे हमारे सरफ के बेच के आ, तो हर डब्बे का कमीशन तुम ले लेना। तो वो यूजुअली सेल्स जो वाले लोग होते हैं, उनको कमीशन जो है वो ऑफ़र किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपको कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हॉलिडे पे है, जो बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस में बड़े जो आपके डायरेक्टर्स लेवल के लोग होते हैं, वो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की एम्प्लॉइज़ को हॉलिडे, गोरों में यूजुअली ये होता है कि उनको अ अ हॉलिडे पे मिलती है, 1-1 महीने की भी डायरेक्टर्स को मिलती है, मालदीव चले जाएँ, थाईलैंड चले जाएँ, आगे यूरोप में किसी जगह पे चले जाएँ, जो भी आपने करना है। कुछ जो छोटी जॉब्स पे जो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी होता है कि अगर आपने अपनी वेकेशन जो हैं, जो आपकी लेट्स से 1 महीने की आपकी छुट्टियाँ थी, आपने नहीं अवेल की, तो आप उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है। इसके अलावा बेटा जी स्टैट्यूटरी सिक पे, मैटरनिटी पे है। अगर कोई प्रेग्नेंट है और अपने बेबी का ख़्याल रखना चाहते हैं, तो बाहर के मुल्कों में तो बड़ा ज़बरदस्त है। मैटरनिटी के साथ-साथ पैटर्निटी लीव भी मिलती है। पैटर्निटी लीव किसको मिलती है? फादर्स को मिलती है। कुछ महीने तक फादर भी विद पे छुट्टी पे जा सकता है। अपनी बीवी के साथ अपने बच्चे का ख़्याल रखे, अपनी बीवी का भी ख़्याल रखे, तो ये सारी सहूलियत वहाँ पे मौजूद होती हैं। इसी तरह से आपको अगर आपके सिक पे है और ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको हो सकता है आपको उसका इंश्योरेंस आपका हुआ हुआ है, आपका इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा होगा, या कभी-कभी जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने डिफरेंट पैनल्स बल्कि डॉक्टर्स अंदर रखे हुए हैं, क्लिनिक्स होते हैं उनके, आप जाइए और अपने आप को चेकअप करवा लीजिए। आउटडोर सर्विसेज़ भी होती है, जैसे आप हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हैं, तो कंपनी की तरफ से सारा खर्चा जो है वो पे किया जाता है। अच्छा जी, व्हाट इज़ मेंट बाय बैक पे? समटाइम होता है ना कि जैसे आपका जो इंक्रीमेंट है, आपका जो सैलरी बढ़नी है, लेट्स से आपकी सैलरी बढ़नी है सितंबर से, ठीक हो गया? अब सितंबर में इंक्रीमेंट नहीं लगा, लगा जाके दिसंबर में।
तो दिसंबर में पीछे वाले जो महीने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जितना इंक्रीमेंट लगता था, अगर सपोज़ 2000 यहाँ बढ़ता था, तो आप तीनों महीनों का 2, 2, 4, 2, 6 आप दिसंबर में पे करेंगे, ठीक है? एडिशनल अमाउंट आप पे कर देंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा इंक्रीमेंट मार्च में ड्यू था लेकिन मार्च में नहीं लगा, मुझे मिला जाके सितंबर में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। तो फिर मुझे पिछले सारे महीनों का जो मेरा इंक्रीमेंट था वो मुझे मिल गया, जिसको बैक पे बोलते हैं, और बड़ा मज़ा आता है। ये जो आपको कभी-कभार मज़ेदार सा एक सरप्राइज़ मिलता है ना, तो उससे फिर आप बड़े खुश होते हैं। आएँ जी, एक छोटी-सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम लोग क्या समझे हैं। ये सेम अंडरस्टैंडिंग्स हैं ऑलमोस्ट, जो कि आपने बेटा जी स्टडी हब पे भी देखेंगे, आपने एमए1 में भी देखी होंगी, सारी की सारी वही हैं। वो कहते हैं कि जैस्मीन अर्न्स $6.7 0 an hour and is expected to work 36 hours each week. Joe earns 7.5 an hour and is expected to work 30 hours weekly. तो बताइए, अगर हम कहते हैं कि जैस्मिन की सैलरी कितनी बनेगी, वेज, और जो कि कितनी बनेगी, 36 मल्टीप्लाई बाय 6.7 इज इक्वल टू जेस की बन जाएगी, और जो की बनेगी जी 30 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 7.5 एन आवर, तो ये इसकी बन जाएगी। ज़रा कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर से एंड डू लेट मी नो कि क्या बनती है। ये आवरली बेस मैं कैलकुलेट करा रही हूँ। जी बच्चों, सॉरी जी, मैं अपने कैलकुलेटर ज़रा लेने गई थी। हाँ जी, और मैं अपनी बड़ी बेटी को थोड़ा-सा डरा के भी आई। एग्ज़ाम पेपर हो रहे हैं, उनके उनके भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा पास पेपर मैंने उसको दिए हुए थे, करो बैठ के। तो वो शायद उसने कर लिया होगा। जब मैं गई तो वो टीवी के देख रही थी, और शाम का वक़्त तकरीबन है। और वो डर गई, कौन खड़ा है? बिकॉज़ दे नो कि मम्मा तो स्टूडियो में है। $241.2। हाँ, हाँ। कभी-कभी ऐसे छापे मारने चाहिए। डॉलर 225, ठीक है जी, उम्मीद है आप सबका भी यही रेट निकला होगा। जी बेटे, जी। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटे। इट इज़ पीस वर्क रेट है। पीस वर्क हमने करना है, कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट है, और वेजेस कैलकुलेट करनी है। मेलिसा रिसीव्स $2 फॉर ईच आइटम शी प्रोड्यूसेस, ठीक है। In week one, she produces 360 item. Therefore, Melissa's weekly salary is 360 multiplied by 2. और कैलकुलेट कर लीजिए जी, 360 multiplied by 2, you will get $720, right? The following week, week 2, there were not as many orders and Melissa only produced 190 items. However, the employer guarantees minimum weekly wage is $400. तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या उसने 190 मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से 400 बनती है कि नहीं बनती। तो 190 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज $380। तो ये तो 400 से कम है, तो इसको फिर मिनिमम वेज रेट मिलेगा। ये वाला ऑप्शन हम नहीं क्लिक करेंगे। डन। ओके, नेक्स्ट है जी गौतम इज पेड। अगला हमारा है जी पीस वर्क रेट पर आवर। वो कहते हैं जी गौतम इज पेड ऑन अ पीस वर्क बेसिस, ईच यूनिट ही मेक्स इज अलाउड अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। If there is a set rate of each productive time hour, it is known as the piecework rate hour per hour. The piecework rate per hour is $4. Each unit Gotham makes is allowed a fixed amount of time. The time allowed for each unit is as follows.
यूनिट ए बनाने के लिए 1 घंटा और यूनिट बी बनाने के लिए बेटा जी 0.5 आवर्स। वो पूछ के रहा है इन अ 38 आवर गौतम प्रोड्यूसेस 20 यूनिट्स ऑफ ए एंड 30 यूनिट्स ऑफ बी बना रहा है, राइट? रेट क्या है जी हमारा पर आवर है और उसने 20 यूनिट बनाए। तो इसका मतलब ये है अगर उसने 20 यूनिट बनाए तो 1 घंटा लगता है 1 यूनिट बनाने को। तो 20 आवर्स उसने काम किया, 20 आवर्स मल्टीप्लाई बाय योर 1 आवर, 4 आवर्स ना? 4 आवर्स। तो कितनी सैलरी हो गई उसकी बेटा जी? वेज हो गई 20 मल्टीप्लाई बाय 4 $80। यहाँ एक को बनाने के लिए, अब दूसरे को वो बता रहा है कि जी 30 यूनिट्स उसने बनाए हैं और एक यूनिट को बनाने में उसके 0.5 आवर्स यूज होते हैं। अगर 30 एक यूनिट बनाने को 0.5 आवर होते हैं तो बताएं फिर उसने कितने आवर्स काम किए? जी जल्दी से। हाँ जी 15 आवर्स ना। 30 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो आपके पास आ गए जी 15 आवर्स। तो मल्टीप्लाई बाय 4 तो $60 उसको यूनिट बी बनाने के मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर? दिस इज योर पीस वर्क पर आवर रेट। हाँ जी क्लियर होगी बात स्क्रीन पे आपके। आप जरा कैलकुलेशन खुद भी एक दफा कर लीजिए और फिर मुझे बताइए क्या आपको समझ आ गया। प्लीज जबानी मत कीजिए, एक दफा कैलकुलेटर्स पे जरूर कैलकुलेट कर लीजिए बेटे। तो 80 प्लस 60 $140। ठीक है। तो जी अगला है हमारे पास ओवर पेमेंट का है, ओवर टाइम पेमेंट वाला क्वेश्चन है। देखते हैं जिसको कैसे सॉल्व करना है हमने। हाँ जी जी बेटा। क्या कहता है वो? Brian is expected to work 36 hours weekly with overtime paid time and a half. Overtime paid and a half. Cassie is expected to work 30 hours. Overtime is paid double time. Wow. In this example, the standard rate is say is 77.5 per hour. In a week, Brian worked 40 hours and she worked 35 hours. The overtime payment is the excess of the standard hours working. Standard hours working कितने हैं जी? 36 और this is for B, this is for C. C के लिए कितने हैं जी? 30 है। और उसने काम कितना किया ब्रायन ने? 40 आवर्स। कितने ज्यादा किए बेटे जी? 4 आवर्स। और इसने कितने किए? ये बना 35। इसने कितने किए जी? 5 आवर्स। ठीक हो गया? ऐसे ही है जी, ऐसे ही है ना? तो एक तो उसको पेमेंट मिलेगी 36 के 36 आवर्स जो उसने करने थे मल्टीप्लाई बाय 7.5। 30 मल्टीप्लाई बाय 7.5 ये हो गई जी उसकी बेसिक वेज। अब हम कैलकुलेट कर देते हैं ओवर टाइम। कितने ओवर टाइम है जी? 4 मल्टीप्लाई बाय 7.5 प्लस 7.5 एंड हाफ। 7.5 का हाफ ले लो तो 3.75। मैंने कैसे लिया ये? 7.5 मल्टीप्लाई बाय हाफ। ठीक है। तो टोटल उसको कितना मिलेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 7.5 प्लस 3.75 इट इज 11.25। करेक्ट? ये हो गया बी का। हम जरा अच्छा दूसरे को कितने आवर्स थे उसके? 5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। अब उसने कहा डबल मिलना है, पेड डबल टाइम।
प्लस, हाँ जी, डबल टाइम का मतलब क्या है? वो तो हाफ था ना उसका, उसमें उसको डबल टाइम मिल रहा है। तो डबल टाइम का मतलब है कि उसको बेटा जी 7.5 ही और मिलेगा। एम आई राइट? क्या बनता है 7.5? 7.5 प्लस जी 7.5 प्लस कर दो ना, डबल रेट दे रहे हैं ना उसको। जी बेटा। हाँ जी, मैं आप ही का वेट कर रही हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लें, फिर मैं अपनी वर्किंग आपको शो करती हूँ। ठीक है? जी बेटा। जी 7.5, 7.5 डबल मिलना है ना, तो 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 15 इज इक्वल टू $75। इसको कैलकुलेट किया था, चले इसको भी कैलकुलेट करके बता दीजिए। 4 इंटू 11.25, 45 डॉलर। ठीक हो गया जी। इसका क्या आंसर आया था? 45 डॉलर, 75 डॉलर। इनके आंसर भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना। 36 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इज योर $270। और दूसरे का जी 30 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इज इक्वल टू $225। ठीक है, तो सी को बेसिक वेज मिलना है 270 प्लस ओवर टाइम 45। ठीक हो गया। और सी को मिलना है बेसिक वेज 225 और प्लस उसका ओवर टाइम $75। इज दिस क्लियर? चलो, commission payment. Jevin has a gross annual salary of $15,000. He receives 1250 gross monthly. अब देखो ये एनुअल है, ख्याल रखिएगा। अगर ये एनुअल है तो 15,000 डिवाइडेड बाय 12, 1250 मंथली सैलरी बनती है। अगर वो नहीं भी बताता तो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसको 12 पे डिवाइड करोगे तो यही अमाउंट आएगी। Apart from her salary, she gets a commission of 4% on the value of sales she has made in the previous month. Last month, Jevon sold 25,000 worth of goods. अच्छा जी, एक तो उसको सैलरी मिलनी है, बेसिक जो उसकी है बेटा, बेसिक सैलरी इज $1250 प्लस 4% कमीशन। तो 25,000 का 4% ले लीजिए, तो देखिए क्या आता है। 25,000 multiplied by 4% is your 1,000। तो टोटल सैलरी उसको कितनी मिलेगी जी? $2,250। इज दिस क्लियर? होपफुली आप सबका भी यही आंसर आया होगा जी। बोनस पेमेंट फिक्स्ड। Lavender 30 works 37 hours at an hourly rate of 5.80 and is also offered a bonus of 100. Simple as that. This one multiplied by this one. 37 multiplied by 5.8 is your 214.6 plus 100, तो 314.6 डॉलर उसको मिल जाएगी पेमेंट। ठीक होगी बात जी? नहीं जी, आगे चलते हैं।
bonus payment per unit. For every unit that Alicia produces over 1200 units per week, she receives a bonus of $2 per unit. He basically उसकी basically weekly wage है जी 250. This week she produces 1320 units. अच्छा, तो सैलरी तो उसको मिल गई वेज 250 की। अब उसको बोनस क्या जाना है, ठीक है? बोनस जाना है जी 1200 स्टैंडर्ड है। तो इसका मतलब है इससे ऊपर जितने भी जाएगी वो उसका उसका बोनस मिलेगा। 1320 माइनस 1200 कितने बनाए उसने एक्स्ट्रा? 1320 माइनस 1200 120 एक्स्ट्रा यूनिट बनाए। तो इसी के ऊपर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 बोनस मिल जाएगा। 240 का उसको बोनस में मिल जाना है। ठीक हो गया? तो टोटल सैलरी कितनी उसको मिल जाएगी, वेज कितनी मिलेगी बेटा? बोनस इंक्लूड करके 240। जी, इज दिस क्लियर? ओह सॉरी, सॉरी 290 $290। डन जी। होपफुली लास्ट आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा। वो कहते हैं बोनस पेमेंट परसेंटेज के हिसाब से इन सिल्क सेवर्स लिमिटेड। ये सारे मैंने आपके ना उधर से स्टडी आपके लेके स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको करवा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। Employees are paid a bonus of 13% of their basic wage, 340 per week, if production is 5% more than planned. This week, the planned unit production was 3000 units. The actual units produced were 3201. हाँ जी, क्या है जी? Employees are paid a bonus of 13% of their basic wage. ये है उसकी basic wage ना, of $300 per week. ये उसकी basic wage है. If production is 5% more than planned, this week the planned units 3000. This was the planned or this was the actual production. तो कितने ज्यादा बनाए जी उसने? 201 उसने एक्स्ट्रा बनाए। तो देखो क्या ये मोर देन उसके 5% से ज्यादा है? 201 बिल्कुल है जी, 6.7% बनता है। कैसे पता चलेगा परसेंटेज में? एक्स्ट्रा यूनिट डिवाइडेड बाय प्लान्ड units multiply by 100. How much? You will get 6.7%। काफी ज्यादा ऊपर है ना? अगर तो ये है तो उसको 340 मिलना है बेटा जी उसकी बेसिक वेज, प्लस उसको मिलेगा 13% ऑफ बेसिक वेज 340 का। तो निकाल लीजिए 340 मल्टीप्लाई बाय 13%, क्या आंसर आता है? 44.2। तो टोटल उसको कितना मिल जाएगा बेटा? $384.2। ओके जी, बात समझ आ गई? चलें, अगला हमारा जो एरिया है कौन-कौन से काउंटिंग पेरोल में हमारे पास बेटा जी हेड ऑफ अकाउंट्स आएँगे। सबसे पहले हमारा पेरोल आएगा। कुछ किताबों में आपको ये वेजेस एंड सैलरी पेएबल के अकाउंट नाम से भी मिलेगा। कुछ जगहों पे आपको पेरोल के नाम से मिलेगा। तो बेसिकली इसका क्लास ऑफ अकाउंट क्या बनेगा? लायबिलिटी। एम्प्लॉयी अकाउंट का मतलब इसके अलावा वेजेस एंड सैलरी
एक्सपेंस के नाम से भी आपको मिलेगा कैपलन की किताब में, बीबीबी की किताब में, एग्ज़ाम में भी मिल सकता है, बहुत सारी जगहों पे मिल सकता है और स्टडी हब वगैरह में आपको एक्सपेंस के नाम से भी मिल सकता है। तो बेसिकली इसका कैटेगरी क्या बनेगा? एक्सपेंस बनेगा। उसके अलावा आपके पास इनकम टैक्स अकाउंट जब आप लोगों का इनकम टैक्स काटेंगे तो ऑब्वियसली आपने वो इनकम टैक्स जो है अथॉरिटीज़ को सबमिट कराना है, ना वो आपका एक्सपेंस है, ना वो आपकी इनकम है। तो वो क्या बनेगा आपका लायबिलिटी बनेगा। स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन अकाउंट का सेम स्टेटस होता है, ये भी आप डिडक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ के खाते से या आपने खुद कंट्रीब्यूट किया होता है अपना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयी हो या एम्प्लॉयर हो, दोनों से जो भी आप डिडक्शन आएगी वो स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन आपकी लायबिलिटी ही कहलाएगी और ये भी टैक्स अथॉरिटीज़ को ही जाना है। पेंशन फंड अकाउंट लायबिलिटी एक थर्ड पार्टी आपका होती है आपने अपने एम्प्लॉइज़ के सैलरी से उनका पेंशन फंड डिडक्ट किया, अपना कंट्रीब्यूशन ऐड किया, तो आपने वो पैसा किसको देना है? वो आपने पैसा पेंशन फंड वाली कंपनियों को देना है, ताकि वो फर्दर इन्वेस्ट करके लोगों के लिए पैसे कमाएँ। इसी तरह से फिर आपके पास बैंक अकाउंट आएगा, ज़ाहिर है सैलरीज़ कहाँ से जा रही होंगी? या कैश जा रही होंगी या बैंक के थ्रू जा रही होंगी, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू भी जा सकती है और डायरेक्ट डेबिट भी की जा सकती है। तो बैंक आपके लिए आपका एसेट का दर्जा रखता है। पहली एंट्री क्या करेंगे आप? टोटल कॉस्ट ऑफ एन एम्प्लॉयी इज़ द ग्रॉस पे प्लस एनी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग वर्कर्स इंक्रीजेस अ बिज़नेस एम्प्लॉयी एक्सपेंस। तो बेटा जी आप डायरेक्टली सैलरी नहीं पे करते, आप पहले उसका लायबिलिटी अकाउंट बनाते हो, फिर वहाँ से डिडक्शंस करते हो, फिर उसके बाद आप जो है वो उसकी नेट पे की एंट्री करते हो। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एंट्री होगी ग्रॉस जो सैलरी है वो, उसके बाद जो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो सपोज़ ग्रॉस सैलरी है 3000 और एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट्स में 50 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन कर रहा है और पेंशन फंड में 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो एक्सपेंस एम्प्लॉयी को पड़ेगा, वो पड़ेगा $3060 का एक्सपेंस पड़ेगा। ओके? तो दिस इज़ द टोटल एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉयर। तो एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, पेरोल या वेजेस एंड सैलरीज पेएबल अकाउंट क्रेडिट। तो ये टोटल जो भी होगा 360 थे, हम लोग इसको डेबिट करेंगे एम्प्लॉय एक्सपेंस वेजेस एंड सैलरीज को और पे रोल का मतलब वेजेस एंड सैलरीज पेएबल अकाउंट को हम 3060 से क्रेडिट कर देंगे, हमारी लायबिलिटी बन गई। अभी हमने पे नहीं किया, हमने अभी एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया, पे स्लिप सारी कैलकुलेट कर ली और हमने ये अपनी लेजर में एंट्री कर ली। अच्छा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या होगा बेटा? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसी के अंदर जैसे हमारे क्विक बुक्स हो गया, ज़ीरो हो गया, सेज हो गया, उसके अंदर पेरोल का भी पूरा सेक्शन होता है। तो वहाँ पे इस तरह से हम एंट्रियाँ मैनुअल एंट्रीज़ नहीं करते, वहाँ पे सिंपल हम वेजेस एंड सैलरीज़ एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करेंगे, वहाँ पे उसको इनपुट करेंगे और ओके करके वो खुद ब खुद पेएबल में पोस्ट हो जाएगा। इज़ दिस क्लियर? आइए जी, अब हमने काटना-पीटना है। क्या काटना-पीटना है? नंबर 1 हमने इनकम टैक्स काटना है, नंबर 2 हमने उनका पेंशन फंड काटना है, नंबर 3 हमने उनका स्टेट बेनिफिट जो है वो काटना है। तो बेटा जी, आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअल डिडक्शन इंस्टीट्यूशन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स को क्रेडिट कर दोगे, अगर स्टेट बेनिफिट है तो उसको क्रेडिट कर दोगे, अगर पेंशन फंड है तो उसको क्रेडिट कर दोगे, डन। और इन सब का जो भी टोटल होगा सपोज इनकम टैक्स काटा आपने 5 रुपए का, स्टेट बेनिफिट आपने काटा 50 रुपए का, पेंशन बेनिफिट आपने काटा 10 रुपए का, तो टोटल आप अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज कर दोगे कितनी अमाउंट से? 65 अमाउंट से, डन। तो पेरोल या वेजेस एंड सैलरीज पेएबल अकाउंट डेबिट और अब ये वो पैसे हैं जो कि हमने एम्प्लॉइज को नहीं देने, किसको पे करने हैं? इन अथॉरिटीज को पे करने हैं। ये भी पेएबल है, वो भी पेएबल है।
ये वाला पेएबल लायबिलिटी डिक्रीज और ये वाला पेएबल लायबिलिटी इंक्रीज। ये कौन सा पेएबल है? ये हमारा थर्ड पार्टीज को है। ठीक हो गया? ओके जी, नेक्स्ट टू इंक्रीज। चलो, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बोला। अब हम बात करेंगे पेएबल, अब हम बात करेंगे पेमेंट की। तो वेजेस एंड सैलरीज पेएबल, डेबिट और बैंक क्रेडिट कौन सी अमाउंट से बेटा जी? कौन सी अमाउंट से? ऑब्वियसली नेट पे से, आफ्टर ऑल डिडक्शंस। हम एक पूरी पे के वो बनाते होते हैं पे स्लिप, और उसमें फॉर एग्जांपल आपकी बेटा जी ग्रॉस पे थी 3000, 10 रुपए का आपने पेंशन फंड क्या किया? इन्वेस्ट किया। आपने स्टेट बेनिफिट इन्वेस्ट किया, कंट्रीब्यूट किया 50 रुपए का। आपने इनकम टैक्स, कितना था इनकम टैक्स हमने रखा था? 5, 50 और 10। चलो, इनकम टैक्स 5 रुपए डिडक्ट कर लिया। और ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये किसका है कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर का। अब मैं एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का पेंशन फंड 10 रुपए डिडक्ट करूंगी। अब मैं एम्प्लॉय का स्टेट बेनिफिट, कितना रखा था स्टेट बेनिफिट बेटे हमने? 50 और 10, ठीक है, 50 माइनस करूंगी। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? नेट पे हो। ठीक है, दिस वन यहां तक हो गया एम्प्लॉयर का एक्सपेंस। हम्म, एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है? 3000 -5 -10 -50। ठीक हो गया? तो कितना पैसे जाएंगे? 3000 -5 -10 -50, 2935 से हम ये एंट्री कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई? 2935 से हम ये एंट्री कर देंगे। बैंक क्रेडिट और आपका जो पेएबल का अकाउंट था वो डेबिट। एट द एंड आपका पेएबल खत्म हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन फुल फ्लैश करते हैं, ये आपके सामने है बेटा। वो कहता है जी टोटल ग्रॉस पे है अल्फा की जनवरी की 6172, टोटल एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट है 4488, टोटल इनकम टैक्स दिस, एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट दिस एंड टोटल नेट पे दिस। पोस्ट द अबव रेलेवेंट लेजर, जनरल लेजर अकाउंट एंड बैलेंस द वेजेस एंड सैलरीज पेएबल अकाउंट। यहाँ एंट्रियां कर लेते हैं छोटी छोटी। सबसे पहले एंट्री हमने क्या करनी थी जी? हमने करनी थी हमारा सैलरी जी बेटा जी। फर्स्ट एंट्री सैलरी एक्सपेंस डेबिट और वेजेस एंड पेरोल लिख देते हैं क्योंकि जगह जरा थोड़ी है। मैं पेरोल लिखने लगी हूँ। पेरोल का मतलब ही पेएबल है। ठीक है, एंड पेरोल क्रेडिट कितनी अमाउंट से बेटा? 6172, 6172। दूसरी एंट्री जो एम्प्लॉयर का वो है सैलरी एक्सपेंस डेबिट और पेरोल क्रेडिट कंट्रीब्यूशन 488, 488। दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री हम कहते हैं, तीसरी और चौथी एंट्री दो दो एंट्रीज होनी है। हम कहते हैं पेरोल को डेबिट करो, पेरोल को डेबिट करो और इनकम टैक्स क्रेडिट और
स्टेट बेनिफिट क्रेडिट। ठीक है, इनकम टैक्स कितना कटा जी? 1029 क्रेडिट, और स्टेट बेनिफिट दो आएंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का आएगा। ओके, दिस वन 488 और 488, तो 488 प्लस 488, तो टोटल आपका पेरोल कितने से डेबिट हो जाएगा बेटा? 1029 प्लस 488 प्लस 488, इट इज 2005। अब पेरोल और बैंक, मतलब ये कितनी अमाउंट से होना है? ये नेट पे से होना है। कैसे? अभी हम लेजर बनाएंगे तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। सपोज आपकी ग्रॉस पे कितनी थी? योर ग्रॉस पे वॉज 6172, लेस कर दो इनकम टैक्स और लेस कर दो एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर की नहीं, एम्प्लॉय का स्टेट बेनिफिट। कितना है भाई टैक्स आपका? 1029 माइनस और 448 माइनस, तो यू विल गेट द नेट पे विदाउट लेजर। तो 6172 minus 1029 minus 448, you will get 4695। इससे ये एंट्री हो जाएगी। आप देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा लाइबिलिटी का काउंट है ये वाला पेरोल, ये नील हो जाएगा। आइए बनाते हैं। दिस इज योर पेरोल या वेजेस एंड सैलरीज पेएबल अकाउंट। This is your salary uh, expense account. Okay, and this is your income tax authorities account. ठीक है, और ये आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट। एक ही स्क्रीन पे जब मैंने सारा कुछ एडजस्ट करना चाहूँ तो ऐसे ही होता है। अच्छा जी, पहली एंट्री पोस्ट करने जा रहे हैं। सैलरी डेबिट 6172 से और पेरोल क्रेडिट। तो पेरोल क्रेडिट सैलरी एक्सपेंस से 6172। ठीक है जी, दूसरी एंट्री सैलरी डेबिट 488 से एंड पेरोल क्रेडिट 488 से। क्या है ये भला? याद है, ये एम्प्लॉयर्स का स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस वेजेस एंड सैलरी। जी बेटे, अच्छा जी, मैं कहाँ थी? मैं यहाँ थी। हमने दूसरी एंट्री भी पोस्ट कर दी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 488 से और पेरोल 488 से, एम्प्लॉयर स्टेटमेंट कंट्रीब्यूशन ये मैंने पोस्ट कर दी, डन। थर्ड एंट्री पेरोल डेबिट और इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड स्टेट बेनिफिट क्रेडिट। पेरोल डेबिट मैं वहां से लाइबिलिटी से निकाल के ये अमाउंट किसको भेजने जा रही हूँ? इनकम टैक्स वालों को और स्टेट बेनिफिट्स दोनों को। ठीक है, दोनों का स्टेट बेनिफिट्स जाना है ना। अच्छा जी, इनकम टैक्स कितना था बेटा? 129, 488 और 488। स्टेट बेनिफिट ये है एम्प्लॉयर का और ये है एम्प्लॉय का। हम दोनों बेनिफिट उठाएंगे और टैक्सेशन अथॉरिटीज को भेज देंगे। अब ये भी हमारा लायबिलिटी अकाउंट है। दिस इज अ लायबिलिटी अकाउंट एंड दिस इज आल्सो अ लायबिलिटी अकाउंट। इसको मैं जरा सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज वालों को हमने इनकम टैक्स की मद में भेज दिया 1029 और 488 भेज दिया बेटा जी हमने बेनिफिट्स।
कहाँ से आ रहा है ये सारा कुछ? पेरोल से आ रहा है। पेरोल एंड पेरोल, राइट? ठीक हो गया? जब आप ये इस अथॉरिटी को कैश भेज देंगे तो फिर जाहिर है इसको आप डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अभी हमारा सवाल ये नहीं है। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि नेट पे कैसे पे हुई और एट द एंड ये लायबिलिटी अकाउंट को खत्म होना है। ठीक है, आइए जी फोर्थ एंट्री पोस्ट करते हैं। फोर्थ एंट्री हमने कहा पेरोल डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक पेरोल डेबिट, पेरोल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 4695। कौन सी अमाउंट है ये? नेट पे है। जो सबसे पहले अमाउंट थी सैलरी, वो कौन सी अमाउंट थी? वो ग्रॉस पे थी। ओके, दिस इज। तो देखते हैं, आइए जी कैंसिल आउट करते हैं। ये सारे का सारा एक्सपेंस कहाँ चला जाना है? एसओपीएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कैरी डाउन हो जाएगा। जब हम अथॉरिटीज को भेज देंगे तो इसको खत्म कर देंगे। इस वक्त हमारे पास बैंक क्रेडिट हो रहा है 4695 से। अब ये ना कहेगा मिसी नेगेटिव हो गया, ऑब्वियसली दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। पूरा हमारे पास बैंक अकाउंट थोड़ी है इस वक्त। ओके, सबसे पहले इस अकाउंट को टैली करो, देखो क्या ये इन हो रहा है? डेबिट एंड क्रेडिट जी। 1029, ये यहां से शुरू कर रही हूं मैं। 1029 प्लस 488 प्लस 488 प्लस 4695, सो योर टोटल इज 6700। इसका भी टोटल कर लेते हैं। 6172 प्लस 488, 4000, सॉरी 6660। एक सेकंड, मैंने शायद कहीं कुछ कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन दोबारा देखिए बेटा। 6172 माइनस 1029 माइनस 448, 4695, यही आता है। यहाँ कुछ गलत किया हुआ है इन्होंने ना, समथिंग रॉन्ग हेयर। ओके, ये कुछ टाइपो एरर है। चले मैं आपको अभी वेरीफाई भी करके दिखाती हूँ। 6172 माइनस 488, जरा कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए ना बेटे सब लोग। जी बेटे जी, हाँ जी, थोड़ी सी मिस्टेक है।
यहाँ पे ठहर जाइए, हमने एक चीज़ थोड़ी-सी गलत लिख दी। एम्प्लॉयर्स स्टेट बेनिफिट जो है 488 है बेटा। इसलिए देखा, ये देखिए ये गलती हुई। अब ये गलती तो हुई, ज़ाहिर है ऑनलाइन काम कर रहे हैं और हम इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो बहुत अच्छा हुआ, ये गलती से ही हम सीखते हैं। इस अकाउंट को एट द एंड निल होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा था। 60 आ रहा था आंसर। क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट 488 है। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन एरर, सॉरी ट्रांसपोजिशन एरर। 488 को हम 448 पढ़ गए। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन 448 ही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी 488 है, करेक्ट। और यहाँ पे 4698 नहीं है, ये 5 ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। हम अपनी करेक्शन करते हैं, इरेजर्स को उठाते हैं। कहाँ पे हमने कैलकुलेट किया जी? 488। हम्म, चल इसको ऐसे करते हैं। आई जस्ट नीड टू, यहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, अमाउंट को ठीक करते हैं। 448 है, 488 है, दिस इज ठीक है, दिस इज ओके। एम्प्लॉय की 448 है, करेक्ट। हम्म, दिस इज ऑल्सो डिफरेंस। चल लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके जी। वापस आते हैं जी हम अपनी काम पे। पेन प्लस, इसको जरा ब्लैक से लिख देती हूँ ताकि हाईलाइट हो जाएगा। प्लस 448, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 6172 माइनस 1029 माइनस 448, दिस इज करेक्ट। अब हमने ट्रांसफर करनी थी ना नेट पे। नेट पे 4695, 4695 और 1029 प्लस 488 प्लस 448। So liability is declining 1965. Okay. एंट्री क्या की हमने? पेरोल डेबिट, इनकम टैक्स क्रेडिट 1029, आपका एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट 488, एम्प्लॉय, थोड़ा सा याद रखिएगा हमेशा, जो एम्प्लॉयर होता है ना वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा करता है एम्प्लॉय की निस्बत, ठीक है। और यहाँ पे बैंक पे हो रहा है नेट पे से। 4695 इसने इक्वल होना है अकाउंट ने ना। तो 1029 प्लस 488 प्लस 448 प्लस 4695, इट इज 6660, एग्जैक्ट वही आया 6660, ठीक है।
तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, लायबिलिटी काउंट खत्म हो गया। 6172 प्लस 488, सो 666 इक्वल हो गया। ये यहाँ थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है बेटा, ये दिस इज 5। ठीक है, ओके जी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज में हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा इनकम टैक्स 1029 से, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा हमारा एम्प्लॉयर का स्टेट बेनिफिट 488। अब हम जरा ध्यान से लिखेंगे 448, कहीं दोबारा हम ट्रांसपोजिशन एरर ना कर रहे हो। एरर्स पढ़ लिया हुआ है ना आप सबने, तो उसमें मैंने ट्रांसपोजिशन एरर बताई थी, ये आज उसकी एग्जैक्ट एग्जाम्पल थी। बिल्कुल होती है जी ट्रांसपोजिशन एरर। 1029 प्लस 488 प्लस 448, so you will get 1965 liabilities जो कि आपने टैक्सेशन अथॉरिटीज को पे करना है। ये लायबिलिटी काउंट है, ये लायबिलिटी काउंट है, ये आपका एक्सपेंस अकाउंट है और ये हमारा एसेट अकाउंट है। ठीक है, ओके। पे कितना किया था यार? 4695। ओके, सो दिस इज योर ऑल अकाउंट डिटेल्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऐसे कुछ आपको ना मिलती हैं वेजेस, जैसे कि आपके पास एक वीक 40 का एक सैलरी पे रोल जो है वो पेएबल अकाउंट को ट्रांसफर हुई। उसमें देखिए ग्रॉस पे कितनी है? 395। आप लोग अपने जरा कैलकुलेटर्स उठा लो बेटा। ग्रॉस पे 395, पेंशन है 15, इनकम टैक्स है 57.92, एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट्स है 30.85, राइट? और नेट पे मिल रही है इसको 291.23। सो ये तीनों की तीनों बेटा जी डिडक्शंस है ना, तीनों डिडक्शन। अब इसमें से आपकी जो ये दोनों होंगी ये आपकी स्टैट्यूटरी डिडक्शंस बन जाएंगी, ये आपकी नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन बन जाएगी। डन हो गई बात। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि बताइए बिजनेस को टोटल एक्सपेंस कितना पड़ा, तो कैन यू कैलकुलेट एंड लेट मी नो। कैन यू, ये बिल्कुल आपने इस क्वेश्चन को उठाना है और जैसे मैंने ये लेजेस बनाए हैं तीनों, आपने इसको बनाना है। हम अभी बनाएंगे भी, एक क्वेश्चन और कर लेंगे। अभी इस वक्त मुझे बताओ, इस स्क्रीन के ऊपर टोटल एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयर क्या है सैलरी एंड वेजेस का? बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले हम उठा लेंगे ग्रॉस पे दोनों एम्प्लॉयज की, प्लस हम देखेंगे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन, राइट? तो ग्रॉस पे दोनों की कितनी है? 801.25, और दोनों के एम्प्लॉयर के जो बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए हैं वो कितने हैं? 30 प्लस 80.53। तो कितने हो गए जी? 30 प्लस 80.53 इज इक्वल टू 110.53। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया जो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा? एग्जैक्टली 911.78। दो नंबर आपके हुए। अगर मैं आपसे पूछूं टेक होम पे कितनी है, एम्प्लॉई को कितने पैसे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। बैंक को इतने जा रहे हैं और ब्राउन को इतने जा रहे हैं, ये टेक होम पे है। इज दिस क्लियर? और अगर मैं आपसे पूछूं टैक्सेशन अथॉरिटीज को कितने पैसे जा रहे हैं जनाबे वाला, टैक्सेशन अथॉरिटीज को, दिस वन टैक्सेशन अथॉरिटीज, और ये भी टैक्सेशन अथॉरिटी का है ना, ये भी आपका टैक्सेशन अथॉरिटी है। और अगर मैं आपसे पूछूं पेंशन फंड वालों को कितने जा रहे हैं, तो वो दिस इज पेंशन फंड और दिस इज पेंशन फंड। ठीक हो गया? इज दिस क्लियर? तो आप सबने बिल्कुल वैसे ही ये लेजेस बना लेने हैं और एंट्रीज करनी है, और एट द एंड आपका जो वेजेस एंड सैलरीज पेएबल मतलब पे रोल का जो लायबिलिटी वाला अकाउंट होगा वो नील हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं
Sarah has a basic salary of $2,000 for the month. Sandy's income tax on the salary is $350 and state pension contribution amount $280. बताइए जी, क्या पूछ रहा है वो हमसे? हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच द सैंडीज टेक होम पे, मतलब नेट पे की बात करनी है ना, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। बिल्कुल इस तरह के सवाल आते हैं आपको एग्जाम में जी। बेसिक सैलरी 2000, इनकम टैक्स कट जाना है 350 और स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन 180। सैंडीज एम्प्लॉयर आल्सो पे स्टेट बेनिफिट, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है इस क्वेश्चन में। इन जून सैंडीज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ 100। अच्छा जी, बोनस भी मिल गया 100 का, उस पर टैक्स नहीं लगना, ठीक है। तो 2000 माइनस 350 minus 180 plus 100. You will get 1570. So delta will be your right option. अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूं और मैं ये पूछूं एम्प्लॉयर को कितनी एक्सपेंस पड़ेगा, तो कैन यू कैलकुलेट? बिल्कुल कर सकते हो। 2000 बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस, 100 बोनस और स्टेट बेनिफिट उसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, अब ये आ जाएगा 210। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो आपके पास 100 210 2310 विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ नहीं है लेकिन मैंने आपको वैसे ही एक और क्वेश्चन बना दिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रेड अर्न्स अ बेसिक रेट ऑफ $15 पर आवर फॉर अ 35-hour वीक। Fred is paid at the rate of time and a half for any additional hours. Last week, Fred worked 43. लो जी, 35 multiplied by 15. Overtime, 43 minus 35. कितने घंटे काम किया उसने एक्स्ट्रा? 43 minus 35, 8 hours ओवरटाइम किया, मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस हाफ है ना, तो 7.5 हो गया हाफ 15 का। तो 8 hours multiply by 15 plus 7.5, 22.5 multiply by oops 8, you will get 80, $180 यहाँ, और ऊपर 135 multiply by 15, $50 यहाँ बेटा। तो 35 multiply by 15, you will get 35 multiply by 15, you will get 525। मैं भी परेशान है यार, इतनी कम सैलरी क्यों आ रही है? हाय हाय, मार देना था इस एम्प्लॉय ने तो मुझे। $525, दोबारा इन्हें भी कैलकुलेट कर लो, मारेगा जिसान फाड़ के। 8 मल्टीप्लाई बाय 22.5, नहीं ये सही है। तो टोटल कितने पैसे उस पर मिलेंगे? 525 प्लस $180 इज इक्वल टू $705. So option C will be your correct answer. Okay, we have a question number 3. From which account are wages and salaries paid directly to the employees? बैंक, जाहिर है जिसमें पैसे होंगे उसी में से जाएगा ना, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बैंक विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा जी, ये एक क्वेश्चन है आपके पास। John from Philip received the payroll report for Philip showing a summary of all payroll information for March. Gross पे इतनी है, income tax deduct इतना है, state benefit contribution deducted from employees, अक्खा खोल के सी पढ़ना है, नहीं तो फिर गलती कर देनी है। और देखिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, हमेशा थोड़ा सा ज्यादा होता है एम्प्लॉयर का ना। पेंशन कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज 325 और एम्प्लॉयर का 520। अब वही उसका सवाल है, बताएं जी नेट पे टू एम्प्लॉयज, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज टू फिलिप एंड व्हाट इज द नेट पे एम्प्लॉयज टू द फिलिप। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप पॉज कीजिए लेक्चर को और इसको रिकॉर्ड कीजिए।
और फिर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, फिर अभी हम इसी क्वेश्चन के लेजर्स भी बनाते हैं और फिर उसके बाद आपका तकरीबन लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट 6800 एंड एम्प्लॉयर को हम सर्कल कर लेते हैं, प्लस 865 प्लस 520 इज इक्वल टू दिस 6800 plus 865 plus 520. 8185 is the cost जो कि फिलिप को पड़ेगा। अच्छा, नेट पे होम 6800 माइनस, उसको अब हम काले से कर लेते हैं, ठीक है, माइनस इनकम टैक्स 710 एंड ये हमारी डिडक्शंस है 1340 माइनस 710 माइनस 520। ठीक हो गया, तो 6800 माइनस 1300 1340 माइनस 710 minus 520, you will get $4230 is the take home pay. ओके, डन हो गया। आए जी, एंट्रियां करते हैं। अब एंट्री करने के लिए ना आई नीड, चले हम एंट्रीज कर लेते हैं, फिर धराधर आके हम इसकी बेटा जी वो फिलिंग करेंगे। किस चीज की फिलिंग करेंगे पुत्र? न्यू स्लाइड। जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेरोल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, सैलरीज, सैलरी एक्सपेंस, और तीसरा है जी इनकम टैक्स अथॉरिटीज, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, एंड एक और था, आई गेस पेंशन फंड वाला भी था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे पेंशन फंड अथॉरिटीज। ठीक है, चलो डेबिट एंड क्रेडिट। जी, सबसे पहले ये हमारा लायबिलिटी अकाउंट है, ये सारे लायबिलिटी अकाउंट है। ठीक है जी पुत्र, वी नीड अ ब्लैक कलर। अच्छा, एंट्रीज करने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे, अब आपको एंट्रीज आ गई हैं। तो पहली एंट्री में ट्रांसफर करने जा रही हूँ ग्रॉस सैलरी की। क्या है जी? ग्रॉस पे 6800 जी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 6800 से और पेरोल क्रेडिट। ठीक है, पेरोल क्रेडिट ग्रॉस पे से सैलरी एक्सपेंस। दूसरा है हमारे पास पेरोल, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और पेरोल क्रेडिट किस अमाउंट से? कंट्रीब्यूशन से। कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन किया जी? एम्प्लॉयर ने 865 और 520, कितना बनता है? एक स्टेट बेनिफिट है और एक हमारे पास पेंशन कंट्रीब्यूशन है। 865 और 520, एम आई राइट? 865
और 520। 865 स्टेट बेनिफिट है, दिस इज स्टेट बेनिफिट और दिस इज पेंशन फंड। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस 865 एंड 520 प्रोविडेंट फंड और स्टेट बेनिफिट। इज दिस क्लियर? चलो अगली एंट्री हमने क्या करनी थी, हमने नेट पे से एंट्री करनी है। नेट पे थी हमारी जी ये 4230। तो हमने एंट्री क्या करनी है, चलो पहले ट्रांसफर ना कर दें इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, आए जी ट्रांसफर करते हैं। ले जी, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, इनकम टैक्स की मद में क्या जाना है उसको, कितना इनकम टैक्स कट रहा है बेटा, 1340, 1340। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को हम भेज रहे हैं स्टेट बेनिफिट एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, दोनों का, राइट। अच्छा जी, कितना है भाई स्टेट अथॉरिटीज स्टेट बेनिफिट, एम्प्लॉयर का था जी 865 और एम्प्लॉय का कितना था बेटा, एम्प्लॉय का था 710। ठीक है, आप ऐसे ना बार बार पीछे ना जाइएगा, आप बेशक इसकी पिक्चर ले लीजिएगा जी। 710 ये चला गया यहाँ। आइए जी इनकम टैक्स वालों को भेज देते हैं। पहली आ जाएगी जी इनकम टैक्स 1340 से क्रेडिट और स्टेट बेनिफिट्स एम्प्लॉयर 865 और एम्प्लॉय 710। लो जी भेज दिया हमने। अच्छा अब हमारा पेंशन फंड रह गया ना, तो पेंशन फंड हमने क्या करना था, पेंशन फंड अथॉरिटी को भेज देते हैं, पेंशन फंड अथॉरिटी, फिर वही दो भेजने हैं, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का। ठीक है जी बेटा, एम्प्लॉयर का कितना था पेंशन फंड, ये था 520 और एम्प्लॉय का कितना है वो हमें पिछली स्क्रीन से मिलेगा, ये है 325, 325। मुझे पूरी उम्मीद है हमारा बैलेंस ये इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया, एक एंट्री हो रह गई ना, तनहामा भी करनी है भाईजान, अभी तो हमने इसको क्लोज नहीं करना, अभी हमने एक काम और करना है, वो क्या करना है वो हम अभी बताते हैं। हम्म पेन, इसमें तो हमने भेजा ही नहीं ना। अच्छा जी, ये आ रहा है पेरोल से। जी बेटा, हम लोगों की एक एंट्री जो पोस्ट होनी थी वो पेरोल पेंशन फंड, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 520 और 325। ठीक हो गया, ये कैरी डाउन फिगर्स आ जाएंगे हमारे, ये टोटल एसओपीएल को चला जाएगा हमारा एक्सपेंस, और अब हमने इसकी पेमेंट करने जा रहे हैं। कितनी पेमेंट के बनाई थी हमने बेटा, ये बनाई थी नेट पे ना, तो यही कैश पे करेंगे हम 4230, 4230। चलिए मेरे पास अब जगह नहीं बचनी, बहरहाल आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इसमें पूरा आ जाए। जी टोटल करें जी, आ जाए जी टोटल करें, कहाँ से शुरू करें, पे रोल से शुरू करने जा रही हूँ यहाँ से। 6800 this one, 6800 plus 865 plus 520 you will get 8185। अब इसके क्रेडिट का भी टोटल यही आना चाहिए,
ये नील होना चाहिए। 1340 प्लस 865 प्लस 710 प्लस 520 प्लस 325 प्लस 4230 एग्जैक्ट आपके पास वही अमाउंट आनी चाहिए जो कि वेरिफिकेशन में हमारे आएगी। जी 1340 माइनस 710 माइनस 520, यहाँ पे फिर मिस्टेक की हुई है हमने। दिस इज नॉट 520, इट इज 325 minus 325, 6800 minus 1340 minus 710 minus 325, it is 4425। चल ठीक है, दिस इज माय डियर 4400, वो थोड़ा कैलकुलेशन का उधर इशू था 25। ठीक हो गया, तो 1340 प्लस 865 प्लस 710 प्लस 520 प्लस 325 इज प्लस 4425। एग्जैक्ट आपकी क्या वैल्यू आई? 8185। ये सॉरी जी, ये जरा इसको इससे अलहदा कर लीजिएगा, वहां जगह नहीं थी। तो ये और ये इक्वल हो गया, ये काउंट आपका नील हो जाना चाहिए। ठीक है, टोटल एक्सपेंस कितना जा रहा है बेटा जी? 6800, इसको कैलकुलेट करने जा रही हूँ। 6800 प्लस 865 प्लस 520, 8185, वही अमाउंट जो हमने शुरू में निकाली थी। ये दिस इज करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारी लायबिलिटी इनकम टैक्स की क्या कैरी डाउन फिगर है? 1340 प्लस 865 प्लस 710, यू विल गेट 2950। ये जब आप टैक्स अथॉरिटीज वालों को भेज देंगे तो क्या करेंगे? इसको डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। पेंशन फंड का भी हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। 520 प्लस 325 विच इज 845, ये भी आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी अकाउंट्स में। ठीक हो गया बेटा जी, तो दिस इज योर टी काउंट। एक एग्जांपल मैंने करवा दी, एक पीछे छोड़ के आए हैं, वो आपने खुद करनी है बेटा जी। कौन सी आपने खुद करनी है? दिस वन। ये आपने खुद से इसके एंट्रीज करनी है और लेजेस बना देनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ थोड़ी थोड़ी थ्योरी की चीजें रह गई हमारी, वो ये ऐसी होती है जी आपकी, ये मैंने आपकी स्टडी हब से दिखा रही हूँ कि आपका एम्प्लॉय का नंबर होता है, कोड होता है, टैक्स कोड होता है, वीक होता है। दिस इज अ कॉमन, जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी हो। नेशनल आईडीडी नंबर है, नाम है, डिपार्टमेंट है, पे डेट है, और ये आपके एक्सपेक्टेड आवर्स हैं। इसको ध्यान से आपने ना पॉज करके देख लेना। आपका क्या कहते हैं अमाउंट, आपकी टोटल सैलरी कितनी है, उसके ऊपर आपकी डिडक्शन इनकम टैक्स की कितनी लगी, स्टेट बेनिफिट का कंट्रीब्यूशन कितना गया, पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना गया, ग्रॉस सैलरी कितनी है। तो ये कैसे बनेगी आपकी? ये दिस वन, और मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके होंगे, डेज होंगे, आवर्स होंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट? तो ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ कैलकुलेट करता है आपका सॉफ्टवेयर। तो ये आपका ग्रॉस पे इतनी थी बेटा जी। उसके बाद ये ईयर्स टू डेट है, ये अभी तक की पूरे साल की है, ये हमारी इस पीरियड की है। इनकम टैक्स कितना पे हुआ, स्टेट बेनिफिट कितना पे हुआ, पेंशन कितनी पे हुई, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा, यू विल कम टू नो द आंसर। पेमेंट मेथड आपके पास कौन कौन से? जाहिर है आपके पास कैश है और चेक है, या डायरेक्ट क्रेडिट्स जो है आप अपने एम्प्लॉयज के अकाउंट्स में भेज देते हैं और फिर उनको एक पे स्लिप इशू कर देते हैं कि भाईजान ये आपकी पे स्लिप है, दिस इज अ पे स्लिप ना, इस तरह की ये सारी डिटेल उनको दिखा देते हैं और उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। सिक्योरिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है, मैंने शुरू में बताया था कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी अल्टीमेट थिंग। कोई भी कंप्यूटर को अटेंड ना करे,
जिसके पास अथॉरिटी है वही इनकी फाइल्स को पर्सनल्स की फाइल्स को देखे, पेपर्स को देखे ताकि किसी का भी कोई भी जो डाटा है वो लीक आउट ना हो जाए। ठीक है? पर्सनल डिपार्टमेंट जो पेरोल डिपार्टमेंट होता है उसका बड़ा ही रोल इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। लोगों के अप्रेज़ल्स टाइम पे कराए, उनके रिव्यूज़ सही तरह से करे और उनको एक अच्छे तरीके से उनके फ्रॉड फ्रॉड ना हो, कोई फ़िक्टिशियस सैलरीज़ ना बन रही हों, जिसकी लीव्स की एप्लीकेशन की से सैलरी बनती है उसको ही मिले, ये ना हो कि जिसकी नहीं बनती वो बेनिफिट लेके जा रहा हो। तो पेरोल कॉन्फिडेंशिएंट ओह माय गॉड! कॉन्फिडेंशियलिटी जो मेजर्स हैं वो आपको लेने ही लेने हैं। बिज़नेसेस मस्ट कीप पेपर रिकॉर्ड मैनुअल अगर रख रहे हैं तो वो भी रखें, कंप्यूटराइज़ रखना है तो वो भी रखें, लेकिन उसकी अथॉरिटी जो है सबको ना दें। जो ऑथराइज़ बंदा है वही रहे, कैबिनेट्स को लॉक होना चाहिए, पेरोल सुपरवाइज़र जो है वो सुपरवाइज़र को उसकी की देके जाए। इन्फॉर्मेशन शुड बी स्टोर्ड अल्फाबेटिकली ताकि easily access की जा सके और payroll employees should be able to access the data on the computer. The payroll software must be password protected. This is very important. तो computer screen is locked if payroll personnel is away from the computer. ये सारे वो checks हैं जो कि हम सबको पता है कि हमें अपने payroll department के लिए लेने चाहिए ताकि कोई भी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो बाहर ना निकल सके। यहाँ पे हमारा लेक्चर होगा कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ट्यूटोरियल लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। 80% क्वेश्चन स्टूडेंट खुद ही कर लेते हैं मेरे इस पूरे लेक्चर के बाद। हाँ, तो 20% कोई थोड़ा बहुत फँस जाए तो फँस जाए, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, सी यू ऑल इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन FA2 और इन फर्दर एडवांस्ड पेपर्स FA1, FA2, F3, FFA, FA, and then FR, financial reporting. Hopefully, you like the session, FA1, and inshallah, see you in my next session. Take care. Allah Hafiz.